Assalamualaikum students, welcome to ME Foundation School. I hope you all are fine and taking good care of yourself and your family. Today I am going to explain you a new chapter, that is unit number 6, elements, mixtures and compounds. A cup of tea is a mixture. चाय का कप एक मिक्सचर है. अब मिक्सचर क्या होता है वो आगे हम पढ़ते हैं. Atoms. The word atom is derived from the Greek word atomos. एटम का वर्ड ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड से एटोमोस से, विच मीन्स इनडिविजिबल, जिसका मतलब है कि वो डिवाइड नहीं हो सकता, यानी पार्ट्स में ब्रेक नहीं हो सकता. An ancient Greek philosopher named Democritus suggested that all matter is composed of tiny indivisible particles called atoms. एक पुराने ग्रीक फिलोसोफर हैं जिनका नाम है डेमोक्राइटस. उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि तमाम मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं. उन पार्टिकल्स को एटम बोलते हैं. Modern research has shown that the atom is made up of tiny particles called electrons, protons and neutrons. Modern research ये आई है, उसने ये बात साबित की है कि एटम्स भी बहुत सारे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, ज़रात से मिलकर बनता है, जिन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. Now what is electron? An electron is a particle of the atom. Electron atom का particle है. It is negatively charged and revolve around the nucleus in a specific path called an orbit. Electron negatively charge होता है, इसके ऊपर negative charge होता है और ये न्यूक्लियस के अराउंड घूमता रहता है एक स्पेसिफिक पाथ में, जिसको कहते हैं ऑर्बिट. यहाँ आपको एक एटम दिखाया हुआ है, हाइड्रोजन एटम है ये. क्यों? क्योंकि इसके सेंटर में H लिखा है. H सिंबल है हाइड्रोजन एटम का. जो ग्रीन कलर हुआ है ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन बना हुआ है. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं. अ प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं विच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज थे जो न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहे थे, और प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज है जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं. न्यूट्रॉन्स. द न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल. न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, ना वो पॉजिटिव है और ना ही वो नेगेटिव है, विच इज फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम. और न्यूट्रॉन्स भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं. इट हैज नो चार्ज. इसका कोई चार्ज नहीं है, ना ये पॉजिटिव है ना नेगेटिव है. इट इज इक्वल इन मास टू अ प्रोटॉन. और ये प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है. जितना प्रोटॉन का मास होता है उतना ही न्यूट्रॉन्स का मास होता है. नाउ द एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं. द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर. एटम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा. For example, an oxygen atom has 8 protons, so its atomic number is 8. मिसाल के तौर पर अगर एक ऑक्सीजन एटम है उसके अंदर 8 प्रोटॉन्स हैं तो उसका एटॉमिक नंबर भी 8 ही होगा. इसकी एग्जाम्पल हाइड्रोजन एटम के अगर एक प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर भी 1 ही होगा. मास नंबर. मास नंबर को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं. The sum of the number of protons and neutrons in an atom is called its mass number. एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स और जितने न्यूट्रॉन्स हैं उन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास मास नंबर आ जाता है.
फॉर एग्जाम्पल अ कार्बन एटम है 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन। मिसाल के तौर पर एक कार्बन एटम है जिसके पास 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन्स हैं। सो इट्स मास नंबर इज 12। तो इसका मास नंबर क्या होगा 12 के हमने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों को प्लस कर लिया, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन्स को प्लस किया तो मास नंबर आया 12। The atomic number and mass number of an atom is written so that where x is the name of the atom। अब किस तरह से हमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास और एटम को लिखना है कि x जो है वो एटम का नेम है। नीचे फॉर एग्जांपल में देखें x लिखा है, x का मतलब है एटम का नेम। a इज द मास नंबर, A को हमने रिप्रेजेंट किया मास नंबर से एंड Z इज द एटॉमिक नंबर और Z क्या है एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल देखें X के ऊपर A है और X के नीचे Z है, तो X का मतलब है कार्बन एटम, A का मतलब है एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास है 12, Z का मतलब है एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। दिस रिप्रेजेंट अ कार्बन एटम। जो पर एग्जाम्पल दी हुई है वो कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रही है, इन विच द एटॉमिक नंबर इज 6 कि उसका एटॉमिक नंबर 6 है एंड द मास नंबर इज 12 और मास नंबर 12 है। नेक्स्ट पेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। एटम में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। Electrons in an atom revolve around the nucleus in definite path called orbit or shells। Electrons atom में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। सेंटर में आपको ऑरेंज कलर का न्यूक्लियस नजर आ रहा है, Na मतलब सोडियम एटम। ये सोडियम एटम का न्यूक्लियस है और इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने पाथ में अपने अपने सर्कल में रिवॉल्व कर रहे हैं, उन सर्कल्स को हम ऑर्बिट या शेल्स कहते हैं, नेमली KLMN, और उन शेल्स के नेम है KLM और N। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द K शेल इज 2। K शेल में जो फर्स्ट शेल है K शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। K शेल में देखें आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हुए हैं। इन दी L शेल 8, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इन दी M शेल 18, M शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं एंड सो ऑन। और जैसे शेल्स बढ़ते जाएंगे इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जाएंगे। The last or outermost shell cannot contain more than 8 electrons। जो भी एटम का लास्ट शेल होगा उसके अंदर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। एज एन एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सोडियम एटम इज 11। सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स हैं 11, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगी। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 11 में से 2 चले गए तो बचे हमारे पास पीछे 9। 8 इलेक्ट्रॉन्स इन L शेल में 8 आ गए तो 8 और 2 10 हो गए, अब 1 बचा। एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल M, और जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा वो M शेल में आ गया। तो 2, 8 और 1 तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल सम 11 आ जाएगा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सोडियम एटम में। नाउ द एलिमेंट्स। एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ सेम काइंड। एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसी चीज है जो एक सेम तरह के एटम से मिलकर बनता है। For example, carbon is an element made up of carbon atom। मिसाल के तौर पर कार्बन एक एलिमेंट है जो सिर्फ कार्बन एटम से मिलकर बना है। ऑक्सीजन इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन भी एलिमेंट है जो सिर्फ ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है। एंड हाइड्रोजन इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एटम।
हाइड्रोजन भी एलिमेंट है जो हाइड्रोजन एटम से बना है। सो फार 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। अब तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। डिस्कवर मतलब दरियाफ्त। एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। एलिमेंट्स को हम 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, मेटल्स में और नॉन मेटल्स में। मेटल्स, these elements have the following characteristics। जो एलिमेंट्स मेटल्स हैं उनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये एक गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब कि मेटल्स जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। दे आर शाइनी, ये शाइनी होते हैं। दे आर मोस्टली सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। मेटल एलिमेंट्स ज़्यादातर सॉलिड होते हैं सिवाय मरकरी के। दे यूजुअली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आमतौर पर इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, यानी अगर हम मेटल एलिमेंट्स को पिघलाएं या बॉयल करें तो उसके लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मेटल एलिमेंट्स को हम तारों में भी यूज़ करते हैं। दे कैन बी बीटन इनटू फॉइल एंड प्लेट्स। मेटल एलिमेंट्स को फॉइल और प्लेट्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, टिन एंड लेड आर सम एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स। एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, टिन और लेड, ये सारे एलिमेंट्स मेटल की एग्जाम्पल हैं। नाउ द नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। वो एलिमेंट्स जो नॉन मेटल्स हैं उनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, यानी वो एलिमेंट्स जो नॉन मेटल हैं उनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। दे आर डल, और ये बिल्कुल डल है। जैसे मेटल्स शाइनी थे ना, ये डल है, शाइनी नहीं है। दे आर फाउंड इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मेटल। ये मेटल की तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स के बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी लो हैं। दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स और बीटन इनटू फॉइल एंड प्लेट्स। नॉन मेटल्स को वायर में भी यूज़ नहीं किया जाता और फॉइल और प्लेट्स में भी नहीं यूज़ किया जाता। कार्बन, ऑक्सीजन, आयोडीन एंड सल्फर आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल। कार्बन, ऑक्सीजन, आयोडीन और सल्फर, ये सारे एलिमेंट्स नॉन मेटल के एग्जाम्पल हैं। मिक्सचर्स। अ मिक्सचर्स इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर एक खाली सब्सटेंस नहीं है। It contains 2 or more substances which are not chemically combined। मिक्सचर में 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो केमिकली कंबाइन नहीं हुई हुई। Each substance retain its properties and the components can be separated easily। हर सब्सटेंस की एक अलग प्रॉपर्टी है और वो आराम से सेपरेट भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। For example, when salt and sugar are put together, they form a mixture। अगर हम सॉल्ट को और शुगर को आपस में मिला दें तो वो एक मिक्सचर बन जाएगा जिसमें शुगर और सॉल्ट की दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होंगी, और अगर हम उसे अलग करना चाहें कि सॉल्ट अलग कर लें और शुगर अलग कर लें तो वो भी अलग हो सकती हैं। सॉल्यूशन। A solution is a homogeneous mixture of 2 or more substance। Homogeneous mixture मतलब एक जैसा मिक्सचर। सॉल्यूशन बनता है 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को आपस में मिलाने से। A solution consists of solute and solvent। कोई भी सॉल्यूशन 2 चीज़ों से बनता है, एक सॉल्यूट से और दूसरा सॉल्वेंट से। Solute is a substance dissolved in solvent। Solute एक substance है जो solvent में dissolve होता है। For example, if we dissolve sugar in water, अगर हम
चीनी को पानी में हल करें, शुगर इज द सॉल्यूट, तो शुगर क्या होगी सॉल्यूट, एंड वाटर इज द सॉल्वेंट, और वाटर क्या होगा सॉल्वेंट। इसी तरह अगर हम पानी में नमक को मिलाएं तो नमक सॉलिड है तो नमक सॉल्यूट होगा, और वाटर लिक्विड है तो वाटर सॉल्वेंट होगा। In a solution, the particles of the solute cannot be seen and the solution is clear. सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के ज़रात होते हैं वो नज़र नहीं आते और सॉल्यूशन बिल्कुल क्लियर होता है। अगर हम पानी में चीनी को हल करते हैं, जब वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाती है चीनी, तो चीनी नज़र नहीं आती, कोई भी चीनी का पार्टिकल नजर नहीं आता, बल्कि सॉल्यूशन बिल्कुल क्लियर होता है, साफ होता है। इफ अ मटेरियल कैन बी डिसॉल्व इन सर्टेन लिक्विड वी से दैट इट इज सॉल्यूबल इन दैट लिक्विड। अगर हम कोई भी मटेरियल को लिक्विड में डिसॉल्व करें तो हम उसे कहेंगे कि ये लिक्विड में सॉल्यूबल है, मतलब डिसॉल्व हो सकता है। If a material cannot be dissolved in a certain liquid, we say that it is insoluble in that liquid. अगर हम किसी मटेरियल को लिक्विड में डिसॉल्व करें और वो उसमें डिसॉल्व ना हो तो हम कहेंगे कि ये उस लिक्विड में इनसॉल्यूबल है मटेरियल। जैसे अगर हम पानी में बजरी को डिसॉल्व करें, मिट्टी को डिसॉल्व करें तो वो डिसॉल्व नहीं होगी, तो हम कहेंगे कि ये इनसॉल्यूबल है। पेंट इज सॉल्यूबल इन टर्पेंटाइन एंड पेट्रोल। पेंट टर्पेंटाइन और पेट्रोल में सॉल्यूबल हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, बट इट इज इनसॉल्यूबल इन वाटर, लेकिन ये वाटर में इनसॉल्यूबल है। क्यों? क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। एवरी लिक्विड सॉल्यूशन हैज 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। तमाम लिक्विड सॉल्यूशन के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। द लिक्विड इज क्लियर, लिक्विड बिल्कुल क्लियर होगा। The dissolved material will pass through any filter that the liquid will go through. जो भी हमने लिक्विड में मटेरियल को डिसॉल्व किया है वो आराम से फिल्टर हो जाएगा लिक्विड से। The dissolved material stays evenly spread through all parts of the liquid. और जो भी हमने मटेरियल को डिसॉल्व किया है वो लिक्विड के तमाम पार्ट्स में इक्वली डिसॉल्व होगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर हमने किसी जग में पानी लिया है तो नीचे वो ज़्यादा क्वांटिटी होगी मटेरियल की और ऊपर कम होगी, ऐसा नहीं होगा, बल्कि इवनली डिसॉल्व होगा। नीचे 3 सॉल्यूशन दिए हुए हैं, लिक्विड एंड गैस। फॉर एग्जाम्पल सोडा वाटर विच इज अ सॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लिक्विड और गैस का अगर हम सॉल्यूशन बनाएं तो इसकी एग्जाम्पल है सोडा वाटर, जिसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का सॉल्यूशन है। लिक्विड और सॉलिड का सॉल्यूशन बनाएं तो लेमन जूस एंड शुगर आर अ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड एंड अ सॉलिड। तो लेमन जूस और शुगर का सॉल्यूशन होगा जिसमें लेमन जूस लिक्विड होगा और शुगर सॉलिड होगी। लिक्विड एंड लिक्विड का सॉल्यूशन बनाएं तो विनेगर एंड वाटर आर अ सॉल्यूशन ऑफ 2 लिक्विड। तो सिरका और वाटर दोनों लिक्विड के सॉल्यूशन है, यानी वाटर भी लिक्विड है और सिरका भी लिक्विड है। नाउ द काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन। नंबर 1, aqueous solution. An aqueous solution is a mixture of water and any substance that is soluble in it. Aqueous solution वाटर और किसी भी दूसरी चीज़ का मिक्सचर है, वो चीज़ जो वाटर के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड कॉमन सॉल्ट और शुगर। मिसाल के तौर पर पानी और चीनी या नमक के मिक्सचर को एक्वस सॉल्यूशन की एग्जाम्पल है। डाइल्यूट सॉल्यूशन। A dilute solution is one in which a smaller amount of solute is dissolved in the solvent. Dilute solution वो solution है कि जिसके अंदर solute की मिकदार कम हो और उसे पानी के अंदर easily dissolve कर सकें। Concentrated solution. A concentrated solution is one in which a lot of solute is dissolved in the solvent. अब कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट की तादाद ज़्यादा होती है लेकिन वो भी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाती है।
फॉर एग्जाम्पल 1 tablespoon ऑफ सॉल्ट इन 2 cups ऑफ वाटर। मिसाल के तौर पर 1 चम्मच नमक का 2 कप पानी में is more dilute than 3 tablespoon of salt in 2 cups of water। मिसाल के तौर पर 1 चम्मच नमक 2 कप पानी में इजीली हल हो जाता है, जबकि 3 चम्मच पानी को अगर हम 2 कप वाटर में डिसॉल्व करें तो उसमें टाइम लगता है और मुश्किल पेश आती है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कैन बी मिक्स्ड विद सॉल्वेंट टू मेक डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में अगर हम सॉल्वेंट और डाल दें तो वो सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट जूस कंसंट्रेट्स कैन बी मिक्स्ड विद वाटर टू डाइल्यूट देम। फ्रूट जूस बहुत कंसंट्रेटेड होता है, उसके अंदर अगर हम वाटर ऐड कर दें तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। A saturated solution is one that can dissolve no more solute at a fixed temperature। Saturated solution वो solution है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा solute ऐड किया जाता है, इतना कि वो solvent में dissolve ही नहीं होता जब तक कि हम उसको एक fixed temperature ना दें। Examples of solution and suspensions in everyday life। Solution। Vinegar is a solution of acetic acid and water। Vinegar acetic acid और water का solution है। Fizzy drink are a mixture of carbon dioxide, water and sugar। Fizzy drink mixture है carbon dioxide गैस का, water का और sugar का। Lemonade and washing liquid, honey, ये सब solutions हैं। Suspensions। सस्पेंशंस क्या है? ब्लड, पेंट, फ्रूट जूसेस, केचप, मिल्क एंड सम इंक्स, ये सारी एग्जाम्पल सस्पेंशंस की हैं। ऐड अ स्पून फुल ऑफ शुगर टू अ बीकर हाफ फुल ऑफ वाटर। एक भर के चम्मच चीनी का लिया और उसे आधा कप पानी में डाला। एंड स्टिर इट, और फिर उसे हिलाना शुरू किया। शुगर इज सॉल्यूबल इन कोल्ड वाटर। ठंडे पानी में शुगर सॉल्यूबल मतलब डिसॉल्व हो गई। कीप ऑन एडिंग शुगर टू द सॉल्यूशन एंड स्टिरिंग इट। जब वो शुगर डिसॉल्व हो गई तो उसके अंदर मज़ीद और शुगर ऐड की गई और फिर दोबारा उसको चम्मच से हिलाया गया। इवेंचुअली नो मोर शुगर विल डिसॉल्व इन इट, और फिर एक टाइम आया कि जब उसके अंदर शुगर डिसॉल्व होना बंद हो गई। इफ़ एक्स्ट्रा शुगर इज़ एडेड इट विल नॉट डिसॉल्व। अगर हम उसके अंदर और शुगर ऐड करेंगे तो वो उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगी। इट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द बीकर, तो वो बीकर के नीचे बैठना शुरू हो जाएगी शुगर। वी से दैट द सॉल्यूशन हैज़ बिकम सैचुरेटेड, तो फिर हम उस सॉल्यूशन को कहेंगे कि ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया है। अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन जिसके अंदर और सॉल्यूट डिसॉल्व ना हो पाए उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। इफ़ द सॉल्यूशन इज हीटेड, अगर हम सॉल्यूशन को गर्म करें, इट विल नो लॉन्गर बी सैचुरेटेड, तो वो सैचुरेटेड नहीं रहेगा। इट विल बी एबल टू डिसॉल्व मोर शुगर, उसके अंदर और शुगर भी डिसॉल्व होने के काबिल हो जाएगा। सो वी कैन से दैट सैचुरेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, तो हम ये कह सकते हैं कि सैचुरेशन टेम्परेचर पर डिपेंड करती है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे सैचुरेशन भी बढ़ती जाएगी। Solubility. Solubility is a measure of how much solute can be dissolved in 100 grams of solvent. 100 ग्राम सॉल्वेंट लिया, उसके अंदर कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, ये है solubility. At a given temperature to make a saturated solution, और उसे हम एक टेम्परेचर देंगे ताकि saturated solution बन जाए। Different salts have different levels of solubility. मुख्तलिफ नमक के मुख्तलिफ लेवल होते हैं सॉल्युबिलिटी के। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी।
टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है सॉल्युबिलिटी पर? द टेबल शोज दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर इंक्रीज विद टेम्परेचर। ये टेबल आपको शो कर रहा है कि कॉपर की सॉल्युबिलिटी, कॉपर सल्फेट की सॉल्युबिलिटी बढ़ती जा रही है जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर दिया हुआ है और शुगर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉपर सल्फेट दी हुई है। 0 टेम्परेचर है 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री और 50 डिग्री। और नीचे सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉपर सल्फेट दी हुई है कि अगर हमने 0 डिग्री टेम्परेचर दिया तो सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉपर सल्फेट थी 14 ग्राम। जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया 0 से 10 डिग्री तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ी, 14 से 17 ग्राम हो गई। इसी तरह हमने 20 डिग्री किया तो सॉल्युबिलिटी 21 ग्राम हो गई। टेम्परेचर 30 डिग्री, सॉल्युबिलिटी 24 ग्राम। टेम्परेचर 40 डिग्री, सॉल्युबिलिटी 29 ग्राम। टेम्परेचर 50 डिग्री, सॉल्युबिलिटी 34 ग्राम। तो 0 पे सॉल्युबिलिटी सबसे कम थी और 50 डिग्री पे सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा है। मतलब जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया सॉल्युबिलिटी भी बढ़ गई। सामने आपको ग्राफ बना के दिखाया हुआ है जिसके एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर लिया है और वाई एक्सिस पर सॉल्युबिलिटी ली है। 0 डिग्री पर सॉल्युबिलिटी 14 है। इस तरह से ये ग्राफ ऊपर जा रहा है। सस्पेंशन। A suspension is a mixture in which the particles of the solute are not soluble in the solvent and can be seen floating in it. सस्पेंशन एक ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं हो पाते सॉल्वेंट में और वो ऊपर उनकी एक लेयर बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ चॉक इज मिक्स विद वाटर, अगर हम चॉक को पानी में हल करें, द पार्टिकल्स ऑफ चॉक विल बी सीन फ्लोटिंग इन द वाटर, तो जो चॉक के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर तैरते हुए पानी के नजर आएंगे। एंड द सॉल्वेंट विल अपीयर टू बी मिल्की, और जो सॉल्वेंट होगा वो हमें थोड़ा सा मिल्की नजर आएगा, बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। इफ द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूट आर हैवी एंड सिंक टू द बॉटम ऑफ द सॉल्वेंट, अगर उस सॉल्यूट के पार्टिकल्स वजन में ज्यादा होंगे तो वो सॉल्वेंट के नीचे बैठ जाएंगे। दे फॉर्म अ लेयर कॉल्ड सेडिमेंट, और जब वो नीचे बैठ जाएंगे तो वो एक लेयर बना लेंगे, उस लेयर को सेडिमेंट कहते हैं। इमल्शन। व्हेन ऑयल इज एडेड टू वाटर एंड शेकन, जब हम पानी में ऑयल ऐड करें और फिर उसको शेक करें, इट फॉर्म्स टाइनी ड्रॉपलेट्स इन द वाटर, तो पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनने शुरू हो जाएंगे एंड मेकिंग अ मिल्की सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन मिल्की हो जाएगा, विच इज कॉल्ड एन इमल्शन। उसे इमल्शन कहते हैं। मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर। मिक्सचर को सेपरेट करने के कौन कौन से मेथड्स हैं वो पढ़ते हैं। The components of a mixture can be separated easily using the following simple methods. हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को इजीली अलग कर सकते हैं अगर हम ये मेथड्स यूज करें। नंबर 1 मेथड है फिल्ट्रेशन। When a solution is passed through filter paper, अगर हम सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर के जरिए पास करें, the solid particles are left behind on the filter paper, तो जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो फिल्टर पेपर पर रह जाएंगे एंड द क्लियर लिक्विड पासिस थ्रू इट, और जो क्लियर लिक्विड होगा वो उस फिल्टर पेपर में से पास हो जाएगा। दिस लिक्विड इज कॉल्ड द फिल्ट्रेट, और उस क्लियर लिक्विड को कहते हैं फिल्ट्रेट। सामने फिल्ट्रेशन की आपको डायग्राम दिखाई हुई है कि ऊपर एक फिल्टर पेपर रखा, उसमें से हमने सॉल्यूशन को पास किया, तो जो भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट था यानी सॉलिड पार्टिकल्स थे वो उस फिल्टर पेपर के ऊपर रह गए, जबकि जो क्लियर सॉल्यूशन था वो नीचे बीकर में आ गया, और उस क्लियर सॉल्यूशन को फिल्ट्रेट कहते हैं। नाउ द इवेपोरेशन। इफ द सॉल्यूट इज सॉल्यूबल इन द सॉल्वेंट, अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूबल है, इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्वेंट, तो उसको हम सॉल्वेंट में से अलहदा कर सकते हैं बाय इवेपोरेटिंग द सॉल्वेंट बाय हीटिंग द सॉल्यूशन।
इवेपोरेट करेंगे हम सॉल्वेंट को किस तरह कि हम सॉल्यूशन को हीट करेंगे, मतलब गर्म करेंगे। When the solvent evaporates, the solid is left behind. जब सॉल्वेंट इवेपोरेट हो जाएगा तो जो सॉलिड पार्टिकल्स थे वो पीछे बच जाएंगे। इधर आपको डायग्राम दिखाई हुई है कि एक बर्तन में हमने सॉल्यूशन ले लिया, मिसाल के तौर पर वाटर और शुगर का सॉल्यूशन ले लिया। इसमें सॉल्ट का सॉल्यूशन दिखाया हुआ है। वाटर और सॉल्ट का सॉल्यूशन हमने एक बर्तन में ले लिया और फिर उसे चूल्हे पे रखा। तो जब चूल्हे पे रखा वो सॉल्यूशन गर्म होगा तो सारा पानी उड़ जाएगा और पीछे सॉल्ट बच जाएगा। नेक्स्ट टेक्निक है क्रिस्टलाइजेशन। व्हेन अ सॉल्यूशन इज हीटेड, जब हम सॉल्यूशन को गर्म करेंगे, until most of the solvent evaporates, जब तक ज्यादातर सॉल्वेंट इवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा, a saturated solution is left behind, तो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन पीछे बच जाएगा, मीन्स कि जिसके अंदर सॉल्वेंट कम होगा और सॉल्यूट ज्यादा होगा। The solution is then allowed to cool slowly, और फिर उस सॉल्यूशन को हम स्लोली कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, so that crystals of solid are formed, तो उस सॉल्वेंट में जो सॉलिड होगा उसके क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे। These crystals can be dried between folds of filter paper, और फिर उन क्रिस्टल्स को हम ड्राई करेंगे फिल्टर पेपर पर। Next, distillation. This is a way of obtaining a pure solvent from a solution. इस टेक्निक के जरिए हम प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन से हासिल कर सकते हैं, यानी कोई भी अगर सॉल्यूशन है तो उसमें से हम एक क्लियर लिक्विड हासिल कर सकते हैं। इसका एक्सपेरिमेंट है सेट अप द अपरेटस एज शोन इन द डायग्राम। जैसे डायग्राम में दिखाया हुआ है उस तरह से अपरेटस को सेट करना है। द सॉल्यूशन इज हीटेड इन द फ्लास्क। फ्लास्क आपको दिखाया हुआ है, उसके अंदर सॉल्यूशन है और उसको हमने गर्म करना है। इट बॉइल्स एंड स्टीम राइजेस इनटू द कंडेंसर। तो जब वो सॉल्यूशन बॉयल होगा तो उसमें जो स्टीम बनेगी वो कंडेंसर के अंदर जाएगी। सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड, और जो सॉल्ट होगा वो पीछे बच जाएगा। द कंडेंसर इज कोल्ड। जब कंडेंसर ठंडा हो जाएगा, सो द स्टीम कंडेंसेस इनटू वाटर इनसाइड इट। तो जो उस कंडेंसर में स्टीम थी वो भी ठंडी होकर पानी बन जाएगी। The water drips into the beaker, और वो पानी कंडेंसर से बीकर के अंदर गिरना शुरू होगा। It is completely pure and is called distilled water, तो वो पानी बिल्कुल completely pure होगा और उसको कहेंगे कि ये है distilled water। लास्ट है पेपर क्रोमेटोग्राफी। This method can be used to separate a mixture of colored substances. ये टेक्निक यूज की जाती है कि कोई भी कलर्ड सब्सटेंसेस का मिक्सचर है तो उन कलर्स को सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक यूज करते हैं वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी, सच एज दोज फाउंड इन ब्लैक इंक। और इसकी एग्जाम्पल है ब्लैक इंक के ब्लैक इंक में से किस तरह से सब्सटेंसेस को अलग किया जाता है पेपर क्रोमेटोग्राफी के जरिए। एक्सपेरिमेंट है इसका। पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ ब्लैक इंक इन द सेंटर ऑफ अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर एंड अलाउ इट टू ड्राई। एक हमने फिल्टर पेपर लिया और उसके ऊपर एक ड्रॉप डाला ब्लैक इंक का और फिर वेट किया कि वो इंक का ड्रॉप ड्राई हो जाए। एड 3 or 4 more drops on the same spot, और फिर उसी सेम जगह पे हमने 3 या 4 ड्रॉप्स और डाले। एड सम वाटर टू द स्पॉट, और फिर उसी जगह पर हमने थोड़ा सा पानी भी डाला। 1 drop at a time, एक ड्रॉप कर करके। The ink is spread out making colored rings on the paper। अब जो इंक है वो उस पेपर पर फैलना शुरू हो गई, डिफरेंट कलर्ड रिंग्स बनना शुरू हो गए पेपर पे। The number of ring indicates the number of different colored substances the ink contains। उस रिंग ने ये बात जाहिर की कि उसके अंदर डिफरेंट कलर के सब्सटेंसेस हैं, यानी कि
कहीं डार्क कलर की रिंग बनी होगी, कहीं लाइट कलर की इंक बनी होगी, तो उसने ये शो किया कि इसके अंदर डिफरेंट कलर सब्सटेंसेस हैं। डिफरेंसेस बिटवीन अ मिक्सचर एंड अ कंपाउंड। मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? द पार्टिकल्स ऑफ अ मिक्सचर डू नॉट केमिकली कंबाइन विद ईच अदर एंड कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड्स। जो मिक्सचर के पार्टिकल्स हैं वो केमिकली कंबाइन नहीं होते एक दूसरे के साथ और आराम से अलग भी हो सकते हैं। However, the particles in a compound do chemically combine with each other and cannot be separated easily. और जबकि कंपाउंड के जो पार्टिकल्स हैं वो केमिकली कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ और उसे अलग भी आसानी से नहीं किया जा सकता। Because a new substance is formed which is different from the substances that it was made from. क्यों? क्योंकि अगर हम दो चीज़ों को आपस में मिलाएंगे तो उससे एक नया सब्सटेंस बन जाएगा जो उन दो चीज़ों से बिल्कुल अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी डिज़ोल्व शुगर इन वाटर, अगर मिसाल के तौर पर अगर हम पानी में शुगर को हल करें, अ मिक्सचर इज फॉर्म्ड, तो एक मिक्सचर बन जाएगा एंड वी कैन सेपरेट शुगर एंड वाटर इजीली बाय क्रिस्टलाइजेशन। तो उसमें से हम शुगर और वाटर को अलग कर सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के ज़रिए। बट इफ़ वी बर्न पेपर और वुड, लेकिन अगर हम किसी पेपर या लकड़ी को जलाएं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी एंड ओनली एशेस आर लेफ्ट बिहाइंड, और सिर्फ राख पीछे बच जाएगी। कंपाउंड्स। When two or more atoms combine chemically with each other, they form a compound. जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं केमिकली तो वो कंपाउंड बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर सोडियम एंड क्लोरीन कंबाइन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। सोडियम और क्लोरीन दो एटम्स हैं, जब ये सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलते हैं तो ये एक कंपाउंड बना लेते हैं जिसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड, और इसको कहते हैं कॉमन सॉल्ट। जो हम घर में नमक इस्तेमाल करते हैं वो है सोडियम क्लोराइड। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं तो पानी बन जाता है। एंड कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। अब कंपाउंड्स बनते किस तरह हैं? द फोर्सेस विच ज्वाइन एटम टुगेदर आर कॉल्ड केमिकल बॉन्ड्स। कोई ना कोई फोर्स होगी जो एटम्स को आपस में ज्वाइन करती होगी। ऐसे तो नहीं दो एटम्स आपस में ज्वाइन हो सकते ना, तो उनके दरमियान कोई ना कोई फोर्स है जो उन्हें ज्वाइन कर रही है, तो उस फोर्स को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड्स की टाइप्स पढ़ते हैं। आयनिक बॉन्ड, when an atom loses or gives away an electron it becomes a positively charged ion। जब कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है या दूसरे एटम को अपना इलेक्ट्रॉन देता है तो वो एटम खुद पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाता है। जैसे अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो हमें सवाब मिलता है। अगर आपकी फ्रेंड के पास पेंसिल नहीं है और आप उसके साथ अपनी पेंसिल शेयर कर रहे हैं तो ये एक सवाब का काम है ना, तो जो पेंसिल शेयर कर रहा होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, उसको नेकी मिल जाएगी। ऑन दी अदर हैंड व्हेन एन एटम गेन्स और रिसीव एन इलेक्ट्रॉन, और दूसरी तरफ अगर एटम इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा इट बिकम्स अ नेगेटिवली चार्ज आयन, तो वो नेगेटिव चार्ज आयन हो जाएगा। जैसे अगर आपने पेंसिल अपने फ्रेंड को दी तो आप तो पॉजिटिव हो गए, लेकिन जिसने पेंसिल ली वो नेगेटिव हो गया। और इसी तरह एटम्स में भी होता है कि अगर एक एटम दूसरे एटम को अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो खुद पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और जो एटम दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। If two atom come close to each other, अगर दो एटम एक दूसरे के करीब आएंगे,
one of the atom gives away an electron to the other. तो उन दोनों में से एक एटम दूसरे एटम को अपने इलेक्ट्रॉन देगा एंड बिकम अ पॉजिटिव आयन और एक पॉजिटिव आयन बन जाएगा, while the atom that received the electron become a negative ion. और जो दूसरा एटम होगा जो इलेक्ट्रॉन्स ले रहा होगा वो नेगेटिव आयन बन जाएगा. The electrostatic force that hold these ions together to form a compound is called an ionic bond. तो जो उनके एटम्स के दरमियान जो फोर्स होती है जो इन आयंस को आपस में करीब रखती है ताकि वो कंपाउंड बना सके, उसको कहते हैं फोर्स को आयनिक बॉन्ड. वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ सोडियम एटम. यहाँ पर हम सोडियम एटम की एग्जाम्पल ले लेते हैं. विच हैज़ वन इलेक्ट्रॉन, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है उसके सबसे लास्ट वाले शेल में. एंड क्लोरीन एटम has 7 इलेक्ट्रॉन in its outermost shell. सोडियम एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन है उनके सबसे लास्ट वाले शेल में. The sodium atom gives away its electron to chlorine. तो सोडियम एटम अपना वो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा एंड बिकम अ पॉजिटिवली चार्ज आयन और पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाएगा. क्लोरीन रिसीव द इलेक्ट्रॉन एंड बिकम अ नेगेटिवली चार्ज आयन. क्लोरीन वो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लेगा और नेगेटिवली चार्ज आयन बन जाएगा. टुगेदर दीज आयंस फॉर्म्स एन आयनिक बॉन्ड. तो इस तरह से ये दोनों आयंस एक आयनिक बॉन्ड बना लेंगे कॉल्ड सोडियम क्लोराइड, जिसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड. प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड. आयनिक कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? दे आर यूजुअली हार्ड सॉलिड. ये अमूमन हार्ड सॉलिड्स होते हैं. दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं. दे आर जनरली सॉल्यूबल इन वाटर. आयनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं वो इजीली वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं. In molten or solution form they are good conductor of electricity. Molten मतलब पिघला हुआ. अगर हम पिघले हुए फॉर्म में लें आयनिक कंपाउंड को या सॉल्यूशन की फॉर्म में लें, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ये एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है. नाउ द सेकंड बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड. When atom come close to each other, जब एटम एक दूसरे के करीब आते हैं and begin sharing electrons और electrons शेयर करते हैं, a covalent bond is formed. तो जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं covalent bond. For example, an oxygen atom shares a pair of electron with 2 hydrogen atom to form a molecule of water. मिसाल के तौर पर एक ऑक्सीजन एटम अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ और एक वाटर का मॉलिक्यूल बना लेता है. प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड. कोवेलेंट कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? दे एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. कोवेलेंट कंपाउंड तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में. They do not conduct electricity. इन कंपाउंड्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती. They have low melting and boiling point. इनके melting और boiling point कम होते हैं. They are volatile, that is they evaporate easily. ये volatile होते हैं क्योंकि ये easily हवा में भाप बनकर उड़ जाते हैं. They are soluble in covalent solvent. और ये सिर्फ covalent solvent में ही dissolve होते हैं. Now the third bond is metallic bond. Atoms in a metal are so tightly packed that their electrons overlap with each other and cannot be separated easily. Metal elements में जो atoms होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपस में पैक हुए हुए होते हैं और उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुए हुए होते हैं, चढ़े हुए होते हैं एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली और आसानी से अलहदा नहीं हो सकते. दिस टाइप ऑफ अ बॉन्ड बिटवीन द एटम्स ऑफ अ मेटल इज कॉल्ड अ मेटालिक बॉन्ड. तो इस तरह के बॉन्ड को कहते हैं मेटालिक बॉन्ड. सच अ बॉन्ड कैन बी फाउंड इन कॉपर, आयरन एक्सेट्रा.
और ये मेटेलिक बॉन्ड मिलता है कॉपर में, आयरन में और इसी तरह के दूसरे एलिमेंट्स में। सिंबल्स, the chemical names of elements written in abbreviated form are called symbols. जो भी एलिमेंट का केमिकल नेम है उसे एब्रीविएट करके लिखते हैं सिंबल्स में। जैसे हाइड्रोजन है तो हम पूरा हाइड्रोजन नहीं लिखते बल्कि सिर्फ उसका सिंबल लिखते हैं H. Usually the first letter or the first two letters of the name of the element are used. आमतौर पर यह पहला लेटर या शुरू के दो लेटर्स यूज किए जाते हैं एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। Sometimes the first or first two letters of the Latin or Greek name of the elements are used. कभी कभी पहला या शुरू के दो लेटर्स को यूज किया जाता है अगर एलिमेंट का नेम ग्रीक नेम या लैटिन नेम है तो। सिंबल्स ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स, अब ये कॉमन एलिमेंट्स के सिंबल दिखाए हुए हैं, कॉलम बना हुआ है एलिमेंट का और सिंबल का। कार्बन, तो कार्बन का सिंबल है C, नाइट्रोजन N, हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O, सल्फर S, आयोडीन I, फॉस्फोरस P, कैल्शियम Ca, क्लोरीन Cl, जिंक Zn। अब लैटिन नेम है अगर तो कपरम है यानी कॉपर, तो उसका सिंबल होगा Cu। सिल्वर है तो उसका सिंबल होगा Ag। गोल्ड है ऑरम तो उसका सिंबल होगा Au। मरकरी है तो उसका सिंबल है Hg। फेरम है आयरन तो उसका सिंबल है Fe। पोटेशियम का सिंबल K, सोडियम का सिंबल Na, लेड का सिंबल Pb, टिन का सिंबल है Sn। केमिकल फॉर्मूला, the molecule of a substance written in symbol is called a chemical formula. अगर एक मॉलिक्यूल है तो उसको हम किस तरह से सिंबल में लिखते हैं, केमिकल फॉर्मूला की फॉर्म में। नेम ऑफ कंपाउंड और फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला है NaCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वाटर H2O, शुगर C12H22O11, ग्लूकोज C6H12O6, कॉपर ऑक्साइड CuO, कॉपर सल्फेट CuSO4, ammonia NH3. Now the exercise of this chapter. Look at the diagram given below and explain what kind of a bond exists between sodium and chlorine. नीचे दी हुई डायग्राम को देखें और बताएं कि सोडियम और क्लोरीन के एटम के दरमियान कौन सा बॉन्ड है। तो अभी आपने पढ़ा कि सोडियम और क्लोरीन एटम के दरमियान आयनिक बॉन्ड होता है, तो इसका आंसर है आयनिक बॉन्ड। What kind of a bond exists between two oxygen atom? दो ऑक्सीजन एटम के दरमियान कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। कंप्लीट द टेबल, प्रॉपर्टीज दी हुई हैं आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड की, आपने प्रॉपर्टीज लिखनी है। फिजिकल स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस, आयनिक कंपाउंड की फिजिकल स्टेट है सॉलिड और कोवेलेंट कंपाउंड की है सॉलिड लिक्विड गैस। 3 स्टेट्स हैं इसकी। मेल्टिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड के हाई होते हैं जबकि कोवेलेंट कंपाउंड के लो हैं। कंडक्टर, आयनिक कंपाउंड गुड कंडक्टर हैं जबकि कोवेलेंट कंपाउंड बैड कंडक्टर हैं। सॉल्युबिलिटी, आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्यूबल हैं जबकि कोवेलेंट कंपाउंड कोवेलेंट सॉल्वेंट में सॉल्यूबल हैं। टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम, एग्जाम्पल लिखनी है इसमें। आयनिक कंपाउंड में आएगा सोडियम क्लोराइड और कोवेलेंट कंपाउंड में आएगा वाटर मॉलिक्यूल। व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बताना है आपने, पीछे चैप्टर में पढ़ा है। फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। 10 फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है, उनको फिल करना है।
फिर आपने नीचे टेबल बना हुआ है उसको फिल करना है, चूज द करेक्ट आंसर करने हैं और लास्ट में मैच द स्टेटमेंट है उन्हें मैच करना है कॉलम ए और बी को। यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब असाइनमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज योर वीकली होमवर्क असाइनमेंट 7। इस असाइनमेंट में हम यूनिट नंबर 6 एलिमेंट मिक्सचर और कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। इस असाइनमेंट को हमने 6 टास्क में डिवाइड किया है। टास्क मतलब डेली बेसिस का काम। अगर टास्क 1 है तो डे 1 का काम है, टास्क 2 डे 2 का काम, टास्क 3 डे 3 का काम और इसी तरह। टास्क 1 है रीडिंग प्लस टाइटल पेज और राइटिंग। टास्क नंबर 2 है वोकैबुलरी, राइट द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। टास्क नंबर 3 के 2 पार्ट्स हैं, ए और बी। ए में आपने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है और बी में चूज द करेक्ट आंसर। टास्क नंबर 4 इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। टास्क नंबर 5 डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स and the last task is your activity. टास्क नंबर 1 में आपने रीडिंग करनी है एलिमेंट मिक्सचर और कंपाउंड की और एक पेज राइटिंग करनी है। रीडिंग अभी आपने कर ली होगी लेकिन दोबारा आपने मेरे साथ साथ रीडिंग करनी है ताकि दोबारा से पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाए और 1 पेज राइटिंग करनी है, ठीक है। और टास्क नंबर 2 में आपने वोकैबुलरी करनी है, राइट द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। गिवन वर्ड्स के मीनिंग लिखने हैं कॉपी में। कॉपी में काम स्टार्ट करने से पहले टाइटल पेज बनाना है यूनिट नंबर 6 एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड। डेट मेंशन करनी है। इसके बाद आपने राइटिंग करनी है। राइटिंग के बाद आपने वोकैबुलरी करनी है। एटम indivisible particle, insoluble if a material cannot be dissolved in certain liquid. Dilute solution, a solution in which a smaller amount of solute is dissolved. Chromatography, a technique used to separate different colored mixture. Volatile substances evaporate easily. Now the task number 3, fill in the blanks. Done in book, बुक में ही करनी है, पेज नंबर 64 और 65 पर और चूज द करेक्ट आंसर करने हैं। बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 64, fill in the blanks. Matter is made up of tiny particles called atoms. Protons is the positively charged particle found in the nucleus of an atom. An electron is a negatively charged particle which revolves around the nucleus of an atom. The number of protons in an atom is called its atomic number. The sum of the number of proton and neutron in an atom is called its mass number. The first orbit of any atom can only have 2 electrons. The last orbit of an atom cannot have more than 8 electrons. The force which holds 2 atoms together is called chemical bond. When an atom loses electrons, it becomes a positive charge ion. A covalent bond is formed when atoms share electrons. Choose the correct answer. Number 1. A substance which is made up of one kind of atom is called an element. Options are element, mixture, compound. Number 2. Air is an example of mixture of gas and gas. Options are liquid and gas, solid and gas, gas and gas. Number 3. In a solution of sugar and water, sugar is solute. Options are solute, solvent, emulsion. Number 4. An element that can conduct electricity is called metal. Options are metal, non-metal, solid. Number 5. Coins are made of a mixture of metals. Options: metals, non-metals, gases.
Now the task number 4, answer the following questions. 6 questions given हैं जिनके आंसर आपने कॉपी में नोट करने हैं. Question answer. Question number 1. What is atom? Atom की heading. An atom is the smallest particle of matter, contains electron, proton and neutron. Question number 2. What is an element? Heading. Element. An element is a substance that is made up of atoms of same kind. Question number 3. What is mixture? Heading. Mixture. It contains two or more substances which are not chemically combined. Question number 4. What is compound? Heading. Compound. When two or more atoms combine chemically, they form compound. Question number 5. What is meant by atomic number and atomic mass? Heading. Atomic number. The number of protons in the nucleus of an atom is called its atomic number. Mass number. The sum of the number of protons and neutrons in the nucleus of an atom is called its mass number. Question number 6. What is meant by electron, proton and neutron? Heading. Electron. An electron is a negatively charged particle revolves around nucleus in a special orbit or shells. Proton. A proton is a positively charged particle present in nucleus of an atom. Neutron. Neutron is a neutral particle found in nucleus of an atom. Now the task number 5. Define the following terms. 4 टर्म्स आपको गिवन है, इनको डिफाइन करना है कॉपी में. हेडिंग आएगी डेफिनेशंस. नंबर 1. सॉल्यूट. A solution which contains solid part and present in a small amount is called solute. Number 2. Solvent. A solution which contains liquid part and present in large amount is called solvent. Solubility. Solubility is a measure of how much solute can be dissolved in 100 grams of solvent. Last, suspension. A suspension is a mixture in which the particles of a solute are not soluble in the solvent and can be seen floating. Now the task number 6, activity. एक्टिविटी ए एंड बी पार्ट्स में है. ए पार्ट में आपने टेबल कंप्लीट करना है और उसमें नंबर लिखने हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के विद एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर. डन इन बुक में ही करनी है पेज नंबर 65 पर. और बी में आपने मैच द स्टेटमेंट करनी है पेज नंबर 66 पर. ओपन योर बुक पेज नंबर 65. Complete the table by writing the number of proton, neutron and electron along with the atomic number and mass number. हाइड्रोजन एटम का सिंबल होगा H कैपिटल. प्रोटॉन्स इसमें है 1, न्यूट्रॉन्स 0 हैं, इलेक्ट्रॉन्स 1 हैं. कार्बन का सिंबल है कैपिटल C. प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 6, इलेक्ट्रॉन 6. 2 मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी सोडियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन आपने खुद करने हैं. एक्टिविटी का बी पार्ट है मैच द स्टेटमेंट इन लिस्ट ए एंड बी. मैच द कॉलम करने हैं, ए और बी कॉलम को मैच करना है इसमें आपने. ये करने के बाद आपकी एक्टिविटी भी कंप्लीट हो जाए. कॉपी वर्क कंप्लीट करने के बाद आपने इंडेक्स मेंटेन करना है. इंडेक्स में हेडिंग आएगी यूनिट नंबर 6 एलिमेंट, मिक्सचर एंड कंपाउंड. इसके कंपोनेंट्स लिखने हैं, राइटिंग, वोकैबुलरी, चूज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन आंसर, डेफिनेशंस, जो सब आपने की है वो इंडेक्स में मेंशन करना है. पेज नंबर और डेट भी मेंशन करनी है. बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम होना चाहिए. आई होप आपको चैप्टर और कॉपी वर्क समझ आ गया होगा. टाइम पर काम सबमिट करवाइएगा. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.